हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी हैं फॉर प्रैक्टिस। दिस इज प्रैक्टिस सीरीज और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज क्लास नंबर 2। इससे पहले जो क्लास नंबर 1 थी उसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा तो देख लेना, अदरवाइज मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा ताकि आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी क्लासेस को एक्सेस कर पाओ। ये जो प्लेलिस्ट बनेगी वो बनेगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज 2023 के नाम से बनेगी, तो आप इस प्लेलिस्ट को बाद में भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड गाइस अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गाइज आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन को रीड करना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में रीड करेंगे, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में रीड करेंगे। देन उसके बाद आपको अपने मन में क्वेश्चन का आंसर सोचना है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, और बाद में जब कंप्लीट वीडियो हो जाएगी, कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा, देन आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप डेली बेसिस पे इस तरह के कमेंट करिए, देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर हो रहा है। अपकमिंग क्लासेस में देखने को मिलेगा कि कितने क्वेश्चन अब आपके ठीक होने स्टार्ट हो चुके हैं। सो क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखिए गाइस इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं जहां पर स्टेटमेंट या असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। काफी टाइम काफी ट्रेंड चल रहा है इस तरह के क्वेश्चंस का। सो स्टेटमेंट नंबर 1 में गिवन है दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। क्या ऐसा है? स्टेटमेंट नंबर 1 में जो लिखा हुआ है क्या वो सही है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो होती है, यानी जिसको हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन, एक प्रकार की गैर यादृच्छिक प्रतिचयन विधि है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग बोला जा रहा है इसको। तो क्या ये सही है? और इसके अलावा एक स्टेटमेंट नंबर 2 है, इसमें क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला जा रहा है कोटा सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक, कि भाई जो कोटा नमूनाकरण है वो संभाव्य नमूनाकरण का एक तकनीक है। तो गाइज बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट नंबर 1। आप देखो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी करके। ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है कि करेक्ट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है स्टेट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर इनकरेक्ट, दोनों ही इनकरेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन है स्टेट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेट नंबर 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेट नंबर 2 इज करेक्ट। तो गाइस बताइए आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए। सो गाइस राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। आप समझ लेते हैं ऐसा क्यों है। देखो कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है वो क्या है, वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग का ही एक पार्ट होता है, तो ये बात सही बोली जा रही है। बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कोटा सैम्पलिंग है वो प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये भी क्या होती है, ये भी आपकी एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग ही होती है। तो इसलिए ये फिर जो ये वाली स्टेटमेंट है वो गलत लिखी हुई है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो गाइस यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट लिस्ट बना के डाल दी है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में आते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड जजमेंटल सैम्पलिंग। तो गाइस ये जो है आपके इस तरह के प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है। आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है, बिकॉज कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कई बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इस चार्ट को, जो यहाँ पे चार्ट गिवन मैंने आपको समझाया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इस चार्ट को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, रट लो, कुछ भी करो, लेकिन आपको चीज़ याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉयड इन सोशियोमेट्रिक स्टडीज। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समजातीय अध्ययन में कार्यरत नहीं है। तो गाइस ऑप्शन गिवन है क्वेश्चनियर, रेटिंग स्केल्स, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन, प्रश्नावली, मूल्यांकन का पैमाना, साक्षात्कार, फिर टिप्पणियां। तो गाइस देखते हैं कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखो सोशियोमेट्रिक स्टडीज क्या होती है ये आपको समझ में आ जाएगा, तो इस तरह का आंसर करना आपको इजी हो जाएगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझा दूंगा कि भाई क्या होता है ये। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बोला गया था नॉट जो यूज नहीं किया जाता, दैट इज ऑब्जर्वेशन यूज यहाँ पर नहीं किया जाता, बाकी तीनों यहाँ पर यूज किए जाते हैं। अच्छा पहले एक बार समझ लेते हैं कि सोशियोमेट्रिक स्टडीज क्या होती है, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यों है। सो सोशियोमेट्रिक स्टडीज आर मेथड यूज टू मेजर सोशल रिलेशनशिप। क्या बोला जा रहा है कि सोशियोमेट्रिक जो स्टडीज होती है वो मेथड होता है जो कि जिससे आप मेजर करते हो सोशल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप,
द अदर 3 ऑप्शंस दैट इज क्वेश्चनियर हो गया, रेटिंग स्किल्स हो गया एंड इंटरव्यूज हो गए, आर कॉमनली यूज्ड इन सोशियोमेट्रिक स्टडीज टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन सोशल प्रेफरेंस एंड सोशल स्टेटस अमंग ग्रुप मेंबर्स। मतलब अगर मैं सपोज करो, अगर मुझे स्टडी करनी है कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में, एक सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते हैं और वो आपस में किस तरह की थिंकिंग रखते हैं, और मतलब मुझे किसी भी चीज़ से रिलेटेड स्टडी करनी है कि भाई यहाँ की इस पर्टिकुलर सोसाइटी में किस पॉलिटिकल पार्टी को लोग पसंद करते हैं, या किस तरीके से, मतलब किस तरीके से लोग जीते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, मुझे कुछ भी स्टडी करनी है तो क्या करूँगा मैं मिस्टर ए यहाँ पे रहते हैं, मिस्टर बी यहाँ पे रहते हैं, मिस्टर सी यहाँ पे रहते हैं, मिस्टर डी यहाँ पे रहते हैं, इस तरीके से। तो या तो मैं इनसे क्वेश्चनर फिल करवा लूँगा सभी से, या फिर मैं रेटिंग स्किल्स दे दूंगा कि भाई आप किस पार्टी को पसंद करते हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर अदर पार्टी जो भी है। तो रेटिंग स्केल दे दूंगा कि किस पार्टी को कितनी रेटिंग देते हो आप, इस तरह से मैं करवा लूंगा सभी से। इसके अलावा मैं इंटरव्यू भी ले सकता हूँ, है ना, मिस्टर ए का इंटरव्यू ले लिया, बी का ले लिया, सी का ले लिया, डी का ले लिया। तो इस तरह के जो मेथड है वो यूज किए जाते हैं सोशियोमेट्रिक स्टडीज में, लेकिन ऑब्जर्वेशन यहाँ पर यूज नहीं किया जाता, बिकॉज इनसे पूछना जरूरी कि भाई तुम एक दूसरे के बारे में क्या समझते हो, क्या सीखते हो, या फिर आप किस तरीके से चीजें कर रहे हो। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो मतलब थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना जरूरी है, इंटरेक्शन होना जरूरी है, तब वहाँ पर सोशियोमेट्रिक स्टडीज हो पाएगी, बिकॉज रिलेशनशिप आप पता लगाना चाहते हो। तो ऑब्जर्वेशन जो है उसमें इंटरेक्शन तो होता नहीं है, आप वहाँ पर लोग खुद ही चीजें कर रहे होते हैं, आप ऊपर से बैठ के यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो लोग क्या कर रहे हैं, और देन आप रिसर्च हो जाती है आपकी। तो ऑब्जर्वेशन जो मेथड है वो जनरली यहाँ पर यूज नहीं किया जाता। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर देखो लिखा भी है, ऑन द अदर हैंड ऑब्जर्वेशन मे बी यूज टू कलेक्ट डेटा ऑन बिहेवियर और इंटरेक्शन विद इन द ग्रुप। तो यहाँ पर बिहेवियर अगर आपको देखना है कि भाई ए बी को लेकर के कैसा बिहेव करता है, बी सी को लेकर कैसा बिहेव करता है, डी को लेकर कैसा बिहेव करता है, तो आप दूर से बैठ के ऑब्जर्व कर लो कि कैसा बिहेवियर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये काम तो किया जा सकता है, बट रिलेशनशिप जब आप जानना चाहते हो तो फिर वहाँ पर इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा, है ना। बट दे आर नॉट सेंट्रल पार्ट ऑफ सोशियोमेट्रिक स्टडीज। बट यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर सोशियोमेट्रिक स्टडीज में बड़े लेवल पर यूज नहीं किया जाता। ठीक है गाइज, चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स इज ए कोलैबोरेटिव एक्टिविटी ऑफ बोथ पार्टिसिपेंट एंड रिसर्चर। क्या बोला जा रहा है? निष्कर्षों की व्याख्या प्रतिभागियों और शोधकर्ता दोनों की एक सहयोगी गतिविधि है। किस चीज में? केस स्टडीज में और वाले मेथड में, अप्लाइड रिसर्च में, टेक्सुअल एनालिसिस में, या फिर फेनोमेनोलॉजी में। तो हिंदी में बोले तो मामले का अध्ययन, व्यवहारिक शोध, शाब्दिक विश्लेषण या फिर घटना। तो ऐसे देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, मतलब जो भी आपने फाइंडिंग करी उसका इंटरप्रिटेशन वो है जो दैट इज कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है, किसकी? पार्टिसिपेंट की एंड रिसर्चर की, मतलब दोनों लोग यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये किस चीज में होता है, किस चीज में नहीं होता, ये चीज आपको समझनी है। तो यहाँ पर केस स्टडी हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया, टेक्सुअल एनालिसिस हो गया, फेनोमेनोलॉजी हो गया। तो गाइस देखिए, केस स्टडी में यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं होता है एक्टिवली रिसर्चर का और किसका? पार्टिसिपेंट का। जैसे सपोज करो केस स्टडी आप कर रहे हो, केस स्टडी का मतलब जैसे एग्जांपल के लिए नीरव मोदी ने बैंक के साथ धोखाधड़ी कर दी, बैंक के साथ धोखाधड़ी हो गई। तो ऐसे में अगर आप इस केस स्टडी की स्टडी कर रहे हो तो ऐसे में अब नीरव मोदी तो आपके पास आएंगे नहीं कि भाई केस स्टडी कर लो, हमसे पूछ लो कि क्या किस तरीके से हमने किया, किस तरीके से आप रिसर्च कर लो हमारे इस केस के ऊपर। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पर केस स्टडी में क्या होता है, रिसर्चर ही सब कुछ कर रहा होता है ना। पार्टिसिपेंट जो है मतलब जिसके ऊपर आप चीजें कर रहे हो वो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता नहीं है। तो यहाँ पे इस पे तो ये चीजें लागू नहीं होंगी। इसके बाद टेक्सुअल एनालिसिस का मतलब जहाँ पर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, सपोज करो कोई हिस्ट्री की बुक है जो कि 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी है, आप उस बुक का यूज करते हुए रिसर्च कर रहे हो कि भाई पहले चीजें कैसे हुआ करती थी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पार्टिसिपेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एक रिसर्चर को ही यहाँ पर एक्टिवली काम करना पड़ेगा। और यही सेम काम फेनोमेनोलॉजी में होता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अप्लाइड रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो है जरूरी होता है, पार्टिसिपेंट का और किसका? रिसर्चर का। मतलब किसमें? इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स में। तो समझ लेते हैं एक बार कि भाई क्या होता है अप्लाइड रिसर्च, देन मैं आपको इनके बारे में भी समझा दूंगा, ये जो अदर 3 रिसर्च होती हैं। सो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज कंडक्टेड टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉलेज दैट कैन बी अप्लाइड टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। जो रियल वर्ल्ड की सिचुएशन होती हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो है अप्लाइड रिसर्च का जनरली यूज किया जाता है। इन अप्लाइड रिसर्च द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स इज कोलैबोरेटिव एक्टिविटी और बोथ द पार्टिसिपेंट एंड द रिसर्चर, मतलब दोनों का ही यहाँ पर कोलैबोरेटिव सहयोगी गतिविधि मानी जाती है। हिंदी में बात करें तो क्या होता है, ये प्रतिभागी हो शोधकर्ता हो दोनों का ही एक सहयोगी गतिविधि इसको माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इस यहाँ तक। अब देखो मैं समझा दूं कि केस स्टडी में क्या होता है।
जैसे मैंने आपको बताया कि जो केस स्टडी वो रिसर्चर ही यहाँ पर एक्टिवली काम कर रहा होता है, उसी को यहाँ पर फाइंडिंग्स जो है निकालनी पड़ती हैं। टेक्सचुअल में भी ऐसे ही होता है ना, एनालिसिस करना पड़ेगा रिटन और विजुअल मटेरियल का, और इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, खुद ही करेगा बंदा, मतलब जो रिसर्चर है। फेनोमेनोलॉजी में क्या होगा, फिलोसफिकल अप्रोच होती है ये, दैट फोकस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स इज टिपिकली डन बाय द रिसर्चर। तो यहाँ पर भी रिसर्चर ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन चीज़ों में। तो इस तरीके से कई चीज़ें यहाँ पर हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पे, अच्छा देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन आपको करवा भी रहा हूँ, साथ में मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि प्रीवियस ईयर की कोई बुक लो तो ऐसी ही बुक लो जिसमें आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी गिवन हो, ताकि आप चीज़ों को समझो कि भाई किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, है ना। और स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझना जरूरी है। अगर आप जैसे सिंपल एमसीक्यूज होते हैं उनका नहीं समझोगे तो चलेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनका एक्सप्लेनेशन समझना बहुत जरूरी है ना। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए आप लोग। व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी, कि भाई कभी भी आप अगर करोगे एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशन की फील्ड में कभी रिसर्च करें तो क्या उसका एम होना चाहिए। आइडेंटिफाइंग मेजर प्रॉब्लम दैट नीड टू बी सॉल्व, सर्चिंग फॉर द न्यू फैक्ट प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, आइडेंटिफाइंग द एम ऑफ एजुकेशन और आइडेंटिफाइंग द वैल्यूज दैट नीड टू बी इनकलकेटेड इन द पपिल्स। तो जो हमारे शिष्य हैं, विद्यार्थी, उनमें विकसित किए जाने वाले मूल्यों की पहचान करना। तो गाइस बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सोचिए अपने मन में, फटाफट से सोच लो कि भाई राइट आंसर क्या होना चाहिए। ओके चलिए गाइस मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं। सो राइट आंसर विल बी सर्चिंग फॉर द न्यू फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अभी आंसर क्यों है समझ लेते हैं गाइस एक बार। सो एजुकेशनल रिसर्च अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड फॉर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। It seeks to help us solve educational problem, not merely identification of the problem। याद रखना कि रिसर्च का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। ये काम पहला स्टेप होता है। देन स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि हमें उसका सॉल्यूशन भी निकालना है ना, सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को। एंड सर्चिंग फॉर द न्यू फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, है ना। तो ये जो है गाइज है काफी जरूरी हो जाता है रिसर्च में कि भाई ना केवल समस्या की पहचान करना बल्कि उसको हल करने के लिए भी काम करना, और शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना भी एजुकेशनल रिसर्च का ही काम हो जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेटा प्रोसेसिंग व्हाट डज द एब्रिविएशन एसएपी स्टैंड फॉर? एसएपी का क्या मतलब है गाइज? ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट होगा, या सेल्स एलोकेशन परचेज होगा, सिस्टम ऑथराइजेशन प्रोग्राम होगा, या फिर सिस्टम एल्गोरिथम एंड प्रोसेस होगा। तो सोचो गाइस इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, फिर मैं इसका राइट आंसर आपको कर देता हूँ। सो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। अभी एसएपी होता क्या है? एसएपी इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस डेटा प्रोसेस। बिजनेस डेटा प्रोसेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं एसएपी। एसएपी प्रोवाइड्स फ्यूचर प्रूफ क्लाउड ईआरपी सॉल्यूशन दैट विल पावर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेस। तो गाइस ये बेसिकली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक बिजनेस है, एक प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी बात यहाँ पे की जा रही है। सो एसएपी की यहाँ पे जो फुल फॉर्म है दैट इज सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। तो ऐसे ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड। अब देखो गाइस जिसकी मैं बात कर रहा था आपको कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की बुक कौन सी है बेस्ट मार्केट में, तो ओसवाल की बुक मुझे बेस्ट लगी बिकॉज इसके अंदर आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन का गिवन है, और 2023 का पेपर भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो कंप्लीटली अपडेटेड बुक है ये। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में लेने जाओगे तो महंगी पड़ेगी, अगर आप ऑनलाइन लोगे तो वहाँ पे डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो ऑनलाइन लिंक है परचेज करने का, उसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर की बुक लेना चाहते हो तो आप यहाँ से अवेल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और बुक काफ़ी महंगी नहीं है, 250 से 300 के आसपास की बुक आपको पड़ेगी। तो काफ़ी मतलब सही प्राइस में आपको बुक मिल जाएगी ऑनलाइन अगर लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो बुक ऑनलाइन। ठीक है, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप परचेज कर लेना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स एंड रैंडमाइजेशन ऑफ सैंपल्स आर टू ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो गाइस देखिए क्या बोला जा रहा है, हिंदी में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में हेरफेर और चर का नियंत्रण और नमूने का यशदीकरण दो बुनियादी आवश्यकताएं बन जाती है। गाइस देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चन बने मैनिपुलेशन का कि भाई आप एक वेरिएबल को तो कंट्रोल कर रहे हो
और दूसरे वेरिएबल पे आप एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो, तो हमेशा उसका आंसर जो होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होगा। आंख बंद करके लगा देना, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड, दैट इज कि पैरासीटामोल जो होती है वो कोरोना पे असर करती है नहीं करती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो कोविड पॉजिटिव पर्सन है उसको हम पैरासीटामोल की डोज देंगे, मतलब पहले एक टैबलेट देंगे हम, असर करेगी तो ठीक, असर नहीं करेगी तो फिर 2 टैबलेट देके देखेंगे, फिर या इसको डोज बढ़ा के देखेंगे, है ना। तो गाइज इसके डोज जो है ऊपर नीचे करके देख रहे हो कि भाई क्या असर हो रहा है कोरोना के ऊपर, क्या कोरोना का असर कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो इस तरह की जो चीजें वो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही करते हो, है ना, मैनिपुलेशन करते हो, कंट्रोल करते हो वेरिएबल्स को कि भाई आप वहां से कुछ रिजल्ट निकाल सको। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो जनरली आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। So it is a systematic and scientific approach to research on establishing causal relationship. It is designed for establishing cause and effect relationship between two or more variables. तो यहाँ पर cause and effect की बात की जाती है इस relationship में। It investigates hypothesis through experiment in a controlled environment where a variable is manipulated by the researcher and its impact is observed on dependent variable. तो यहाँ पर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या असर पड़ेगा, इसको हम यहाँ पर चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर करके मैनिपुलेशन कर करके यहाँ पर चीज़ें चेक करते रहते हैं बाय द रिसर्चर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो इस बात ये कि अब एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे में अगर आप एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी करना चाहते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ऐसे मैंने कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया हुआ है। और इस कोर्स को करने के लिए आप सिंपली पेपर 1 का कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस का जो एग्जाम टारगेटेड कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करने का बस यही तरीका कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे स्टडी करवा रहा हूँ कि एमसीक्यूज को मैं पढ़ा रहा हूँ फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी तरीके से मैंने पेपर 1 में कॉमर्स मैनेजमेंट में सभी में इस तरीके से मैंने चीज़ें कर रखी हैं कि भाई पहले आपको थ्योरी समझाई जाए, फिर क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करवाई जाए, फिर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी समझाया जाए। तो इन कंप्लीट चीज़ों को मैंने इस तरीके से कवर किया हुआ है। आप चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल रहता है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीज़ों को कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। गाइस ये कोर्स जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत मिनिमम टाइम में हो जाएगी गाइस, मेरी गारंटी है। तो गाइस इस कोर्स को करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।